ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, और थोड़ा सा मेरा गला भी ठीक नहीं था, कोल्ड भी था, तो इस कारण से थोड़ा मुझे कल वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आई और मैं नहीं बना पाई, तो सो सॉरी फॉर द सेम। बट मेरा ध्यान बिल्कुल कनेक्टेड था कि आप तक चीज़ें पहुँचें, तो इसीलिए मैंने कहा लेट्स मेक इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो आप सभी के लिए विजन आईएएस का जो हमारा इकोनॉमिक्स वाले में शॉर्ट्स पार्ट रह गया था, वो शॉर्ट्स डिस्कस करते हैं, सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम आज। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। बहुत ही जेन्युइन कंटेंट विजन आईएएस की पूरी 2-2.5 साल की मैगजीन आपको मिलेंगी। प्लस आपको अगर हमारे से इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। उसके लिए जुड़ने के लिए क्या करना है, पीएम पाठशाला का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहीं पे लिंक है, उस लिंक को दबाइए और सीधा मेंबर आप बन जाएंगे वहाँ के। ठीक है, चलिए अब हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम है रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। ठीक है, अब देखो, रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म पे डिटेल में जाने से पहले इकोनॉमिक्स की टर्म्स में कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, कैपिटलिज्म का एक सीधा सा मतलब पता है क्या है? कैपिटलिज्म का एक सीधा सा मतलब है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पर प्राइवेट एक्टर ओन और कंट्रोल करता है प्रॉपर्टी को अपने इंटरेस्ट के द्वारा, और चीज़ों में मार्केट में प्राइस सेट करता है डिमांड एंड सप्लाई के लिए। अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो यानी कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर ट्रेड और इंडस्ट्री कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट ओनर्स करते हैं प्रॉफिट के लिए। समझते हो बात को? ये वाला कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोई फैमिली रन कर रही है अपनी बेकरी शॉप, तो उसमें क्या किया, उस फैमिली के जो ओनर हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया, अपना पैसा लगाया, ओपन किया, रन कर रहे हैं बिजनेस को, तो वो सारे डिसीजन प्रोडक्शन के, प्राइसिंग के अपने हिसाब से ले रहे हैं। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कैपिटलिज्म हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली इसकी ज़रूरत बताई है कि इसकी ज़रूरत होने लगी है। अगर हम लार्ज इकोनॉमीज़ में चाहते हैं बढ़ना, तो उसके लिए ये पैरामीटर्स हमें रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म के अपनाने पड़ेंगे। चाहे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, कह रहे हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल अपने बिजनेस में रहना है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी, चाहे वो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, फेयर वेजेस एंड लेबर राइट्स में, इस पर आपको रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। तो कह रहे हैं एट द टेक लीडर्स राउंड टेबल इन मैक्सिको, मिनिस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इस पर अपना एम्फेसाइज करा कि नीड है हमें रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना है। तो चैलेंज ये नहीं है कि सिर्फ ग्रो 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 करना है, बल्कि अब बिजनेसमैन्स के लिए ये भी एक चैलेंज होगा कि इनइक्वालिटी भी दूर करो और सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने वाला ही बिजनेसमैन आगे चल के सक्सेसफुल हो सकता है। अच्छा, अब व्हाट इज़ मेंट बाय रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी इकोनॉमिक अप्रोच जो इंटीग्रेट कर दे एथिकल वैल्यू इनटू बिजनेस प्रैक्टिसेस। यानी हम अपने बिजनेस में सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस, जितनी भी एक्टिविटीज़ बिजनेस में हम कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी एथिकल, क्योंकि अगर वो एथिकल नहीं होगी तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म भी नहीं कर पाओगे। तो यानी अब आपको क्या करना शुरू करना है? अपने प्रॉफिट्स को बैलेंस करना है विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, और साथ ही साथ सोसाइटल वेलबींग, फेयरनेस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी आपको देखना है। खाली अब शेयर होल्डर की ये जिम्मेदारी नहीं रह गई है कि वो अपने रिटर्न्स के बारे में ही सोचता जाए। अब सवाल कहता है कि क्या नीड है रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म की? तो सबसे बड़ी नीड है कैपिटलिज्म की, वो है एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। यानी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्ड करे चैलेंजेस पर, सस्टेनेबिलिटी के, इनइक्वालिटी के, एक्सक्लूजन के, सारी चीज़ों पर एड्रेस करने के लिए इन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्लोबल वाइज हम देख रहे हैं तरह तरह के बहुत भयंकर चैलेंज के रूप में सस्टेनेबिलिटी उठा है, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, बहुत से लोग इंक्लूड नहीं हो पाए, एक्सक्लूड फील कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ये हमारे लिए ज़रूरत है कि हम रिस्पॉन्सिबल, अगर हम लॉन्ग टर्म तक एक सही प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म पे चलना ही पड़ेगा।
और फिर साथ साथ में एथिकल गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म पे चलने की ज़रूरत है, यानी हम फेयरनेस डिसीजन मेकिंग की प्रमोट करें। सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो जस्ट और बिजनेस ऑपरेशंस को लीगल और मॉरल स्टैंडर्ड्स के साथ चलाने की कोशिश करते चले जाएं। अब ऐसे ही बहुत से मेजर्स लेने की ज़रूरत है ताकि रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म इंडिया में प्रमोट हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला है मामला हमारा CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें मैंडेट है बेसिकली अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और इसी के साथ साथ जो सेकंड जिम्मेदारी है कि हम रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म पे चलें, उसका वो है हमारा कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशन के लिए भी हमें ज़रूरत है कि हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से चलें। इसीलिए आपको याद होगा, इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए कि आपको सिंगल प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स अंडर BS 6 लेकर आया गया कि आपके जो व्हीकल है एमिशन वाला जो पार्ट है एमिशन नॉर्म्स में BS 6 वाले भारत वाला जो आपका था BS 6 वाला फ्यूल टाइप होता है। BS 6 क्या होता है बेसिकली? BS 6 बेसिकली योर व्हीकल बाकी पॉल्यूशन उस लेवल में, भारत स्टेट जो व्हीकल होते हैं उसमें लोअर पॉल्यूशन लेवल होता है BS 4 से, तो BS 6 को लेकर आया गया। फिर हम लेबर के लिए कोड लगाए गए, लेबर रिफॉर्म्स की गई, चाहे कोड ऑन वेजेस की बात है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात है, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन की बात है। फिनेंशियल सेक्टर इनिशिएटिव के लिए भी क्या किया गया? RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स बनाए, से भी ग्रीन बॉन्ड गाइडलाइंस तैयार करी ताकि रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म इंडिया में प्रमोट हो सके। और सेकंड यहाँ पर मामला है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर 2022-2023, यानी यहाँ पर एक सर्वे इंडस्ट्रीज का हो रहा है ताकि वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आगे से आगे बढ़ पाए। तो ASI ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसको रिलीज़ किया है। तो ASI रिलीज्ड बाय होम? ASI इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्होंने इंसाइट दी है कि कैसे कैसे चेंज होता रहता है, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA के बारे में भी इन्होंने समझाया है। तो ध्यान रखना, एनुअल सर्वे आया है इंडस्ट्रीज़ का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने क्या क्या निकाला है, ग्रोथ देखी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का स्ट्रक्चर देखा है और बहुत सी बातें बताई हैं। GVA एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, आप जानते ही हो। GVA का मतलब है ग्रॉस आउटपुट में से आप जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको हटा देते हो, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा देना है। ठीक है, तो बेसिकली कोशिश GVA में क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन कि कितना एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर में आपका इंडस्ट्री सेक्टर कितना GDP के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम GVA कहते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में कहा गया है जो मैन्युफैक्चरिंग GVA में है, करंट प्राइसेस उसके 7.3% है किस 22 से अगर आप कंपेयर करते हो तो। महाराष्ट्र ने टॉप किया है, उसके बाद गुजरात है। मैन्युफैक्चरिंग GVA में महाराष्ट्र गुजरात अच्छा काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक पैरामीटर्स की ग्रोथ देखोगे तो सरपास प्री पैंडमिक लेवल का तो काफ़ी, लाइक उसमें इन्वेस्टेड कैपिटल भी की गई है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी चीज़ें सरपास की गई हैं, मतलब ये चीज़ें अच्छी हुई हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेसिक मेटल, इन सब के जो कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ कहाँ पे मिल रही है? इन सेक्टर्स में, बेसिक मेटल में, कोक में और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 7.4% मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। और याद रखना, सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, वह कौन सा राज्य है? वो तमिलनाडु है और उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, अब ASI का काम क्या है? इसका डेटा कंडक्ट कराया जाता है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट वाले कराते हैं, एक्सेप्ट इन जम्मू कश्मीर वाला छोड़ दिया जाए उनके लिए, क्योंकि अलग से है। फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड जो होती हैं, फैक्ट्रीज उनका कराया जाता है इसके अंदर। ASI उनको मैन्युफैक्चर मतलब देखता है, कवर करता है, कलेक्शन करता है उनका डेटा। बीड़ी सिगार वाला जो मैन्युफैक्चरिंग है उनका तो ये वाला है, बीड़ी सिगार इंडस्ट्रीज कवर्ड। इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स है नॉट रजिस्टर्ड विद CEA, यूनिट विद 100 और मोर एम्प्लॉयज़, इन सभी का डेटा यहाँ पर निकाला जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट।
क्या होता है ये? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2 टेस्ट कराए, एक फंक्शनैलिटी का, एक एसेंशियलिटी का, कि इसका फंक्शन कैसा है और इसकी ज़रूरत कितनी है। तो उस पर पता चला कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबिलिटी कंस्ट्रक्शन में 2 तरह से होती है, तो फंक्शनैलिटी पे या एसेंशियलिटी पे। अब कोर्ट ने स्टेट करा कि कोई बिल्डिंग तभी एसेंशियल है जब वो सप्लाई सर्विसेज दे रही है, रेंटिंग दे रही है, लीज दे रही है, तभी तो उस लैंड का फ़ायदा है ना। अब फंक्शनैलिटी टेस्ट का मतलब है कि बिल्डिंग में कोई प्लांट बन भी सकता है या नहीं बन सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट 2 तरह से चलता है। एक, फंक्शनैलिटी टेस्ट का मतलब है कि उस बिल्डिंग में आप प्लांट बना पाओगे या उसके बाद यहाँ पर रेंटिंग लीजिंग के लिए कुछ काम आएगा एसेंशियलिटी का। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक मैकेनिज्म है जिससे कास्केडिंग ऑफ टैक्स की टैक्स पे टैक्स ना देना पड़े, इसलिए एक मैकेनिज्म होता है। तो जो भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है जीएसटी एक्ट के अंदर, उसका जो टैक्स ड्यू है इन कोर्स वो उसको देना होता है, और वो आईटी से जो भी क्रेडिट कर सकता है अवेल वो उसको क्लेम कर सकता है। तो ये सारा होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक तरीका जिससे कि कास्केडिंग ऑफ टैक्स ना हो, अवॉइड की जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, RODTEP स्कीम गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है। डोमेस्टिक टैरिफ इसका जो एरिया यूनिट है वो बता दिया है 2025 तक रहेगा, 1 साल के लिए एक्सटेंड करा गया है। ऑथराइज इसको कौन करेगा? ड्यूटीज़ को समझ में आ रहा है, रिमिशन टैक्सेस वगैरह का चल रहा है एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे। ऑथराइजेशन होल्डर डीम्ड एक्सपोर्ट के अलावा जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है उनके लिए किया गया है ये। 10 अक्टूबर से शुरू होगा ROD की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। इसको करा किसने था? 2021 में शुरू हुआ था कि ड्यूटी टैक्सेस को रिमीट करना है, मतलब थोड़ा सा कम करना है एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, रिमिशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो आपको वो मतलब अगर पता है तो फिर आप डेफिनेटली मतलब लगा लोगे, मतलब कुछ समझ रहे हो, एक पीरियड जहाँ पर आप किसी चीज़ को मतलब छूट देना, समझ रहे हो, रिड्यूस करना या कैंसिल करना। तो यहाँ पर आप क्या करो, रिफंड करोगे टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को, लिवाई जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे की जाती थी सेंट्रल स्टेट लोकल लेवल पर। इसने ना क्या किया है, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को रिप्लेस कर रहा है, विच वॉज चैलेंज एट WTO, इसीलिए इसको स्कीम को बनाया गया है। ध्यान रखना, WTO में ME जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी उसको चैलेंज किया गया था। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड दिस पर्टिकुलर स्कीम। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कि RBI ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है ऑफ द कमेटी ऑन मिबोर बेंचमार्क। क्या होता है ये? तो RBI ने एक रिपोर्ट रिलीज करी कि कुछ की चेंजेस लाने की ज़रूरत है मेथडोलॉजी में, ताकि जो मुंबई इंटरबैंक कम्यूटेशन आउटराइट रेट है, प्रपोज ट्रांजिशन है न्यू सिक्योर मनी मार्केट बेंचमार्क का, उसमें चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिबोर क्या होता है? मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट क्या होता है? तो कह रहा है ये सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1998 में इंट्रोड्यूस किया था। कहा था कि ये एक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क होता है जिसमें जो बैंक है वो अनसिक्योर्ड फंड क्या करता है, बोरो करता है फ्रॉम वन अनदर। मतलब समझ रहे हो, एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो कर रहा है, अनसिक्योर्ड फंड्स। ठीक है, फिर ये कैसे कंप्यूट किया जाता है मिबोर? इसको कंप्यूट एंड पब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डेली बेसिस पे इसका काम करती है। करंटली इट इज़ कंप्यूटेड किस बेसिस पर? बेस्ड ऑन ट्रेड्स जो एग्जीक्यूट किए गए नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम के तहत NDS कॉल सिस्टम पे पहले घंटा जो होता है, फर्स्ट आवर जो हमारा शुरू होता है उस पे किया जाता है, जब मार्केट खुलती है। कौन सी मार्केट? स्टॉक मार्केट। इशू विद करंट मिबोर से क्या आ रहा है कि ये नैरो वॉल्यूम लेता है, 1% ऑफ डेली मनी मार्केट वॉल्यूम का उतना ही कॉल ट्रांजैक्शन पे लेता है। इससे कॉल मनी जो है मार्केट वॉल्यूम है वो बहुत कम आता है। अब कॉल मनी मार्केट क्या होती है? ये एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जहां कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक फंड्स को बोरो करते हैं शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। ठीक है, जब शॉर्ट टर्म नीड्स ऐसी कोई पड़ जाए तो दूसरा बैंक या दूसरे बैंक को कॉल करे, जैसे HDFC बैंक कॉल कर रहा है कोटक बैंक को कि हाँ जी हमें कॉल मंगनी चाहिए, तो वो आपको बोरो करके देगा, उस पर इंटरेस्ट जो बनता है वो फिर वो देना पड़ता है बैंक को। ट्रैप क्या होता है? ट्रैप का मतलब है ये रेपो कॉन्ट्रैक्ट है जहां थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी आपको कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट सेटलमेंट देती है, कस्टडी देती है थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन। तो अब इस रिपोर्ट में ये आया कि ना मिबोर का ना कंप्यूटेशन मेथडोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है।
जो भी ट्रांजैक्शन पहले 3 घंटे की हो रही है सबसे पहले तो वो फर्स्ट 3 आवर्स की हो, ना कि सिर्फ 1 घंटे वाली ली जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉल मनी मार्केट की ट्रांजैक्शंस और ज़्यादा होनी शुरू होंगी। फिर बेंचमार्क जो बेस्ड ऑन सिक्योर मनी मार्केट होता है वो कैसा होना चाहिए, वो फर्स्ट 3 घंटों में देखकर बास्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको कंप्यूट करा जाना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी स्टडी पे, जिसमें आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पे स्टडी करा है और लेबर मार्केट इन इंडिया पे इसने स्टडी करा है। तो इसने स्टडी करके ये बताया गया कि जो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा इनफॉर्मेलिटी है उसका असर क्या पड़ता है इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन पे प्रॉब्लम। मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए नए तरह का इंसाइट लेकर आई है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पे। सबसे पहले आप ये जानो कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है एक ऐसे एक्शन जब सेंट्रल बैंक लेता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल करा जाए और प्राइस स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, यानी मनी सप्लाई को बेसिकली एडजस्ट करना। आप मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करता है आरबीआई, मनी सप्लाई को एडजस्ट करता है। स्टेचुटरी बेसिस है, आरबीआई एक्ट 1934 से बनाया गया था। इसमें होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में इन्फ्लेशन टारगेट वगैरह को देखकर आप बनाते हो, टारगेट करते हो, इससे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखते हो आप। टोटल टूल्स क्या यूज़ करता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टूल्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। एक्सपेंशनरी होता है, अगर लोअर इंटरेस्ट रख देता है, अगर मनी सप्लाई एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, अगर घटाना है मनी सप्लाई तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है ताकि इन्फ्लेशन रुक पाए। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी कमेटी होती है इसमें 6 मेंबर बैठते हैं, इसी में आपका रेपो रेट वगैरह भी डिटरमिन करा जाता है, निकाला जाता है। इसमें गवर्नर होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जिसको कहते हैं आरबीआई का, और 5 अदर मेंबर्स होते हैं, 2 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। हर मेंबर्स के पास एक वोट होता है, गवर्नर कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करता है। तो एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर फोरम बैठती है मीटिंग के लिए 4 मेंबर्स की, तो ये मीटिंग होती है। तो एमपी ट्रांसमिशन के लिए क्या बोला है, इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि लेबर मार्केट फॉर्मल हो जाए। इम्पैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट क्या पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आती है, चाहे वो फॉर्मल मार्केट हो चाहे वो इनफॉर्मल मार्केट हो। ठीक है, फॉर्मल मार्केट इनफॉर्मल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में भी कोई असर पड़ता है, डेफिनेटली। अगर आपने मनी सप्लाई को थोड़ा घटाने की कोशिश करी है तो उससे एग्रीगेट कंजम्पशन डिक्रीज होगी, इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, आउटपुट कम होगा, कैपिटल शॉक लग सकता है, ये सारी कमियां प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब हम देखते हैं इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 7 बिलियन करोड़ जो है वो क्रॉस कर चुका है, यानी भारत अब ऐसा चौथा कंट्री हो चुका है वर्ल्ड का जिसमें कि फॉरेन रिजर्व 700 बिलियन से ज़्यादा है। चाइना, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद भारत अब चौथे नंबर पर है। इंडिया में मतलब 11.9 मंथ ऑफ इम्पोर्ट कवर करा गया है और वेल अबव द जनरल नॉर्म ऑफ 6 मंथ्स। अब फॉरेक्स क्या होता है और फॉरेक्स रिजर्व्स के होने से क्या होता है, देखो डिफरेंट एसेट है, सेंट्रल बैंक के पास है, इंडिया आरबीआई एक्ट के तहत ही वो चलता है। आरबीआई कैसे फॉरेक्स रिजर्व्स को रखेगा, उसकी कस्टोडियन सब आरबीआई करता है। अब कंपोनेंट क्या है रिजर्व का, कह रहा फॉरेन करेंसी जो एसेट है इट इज़ वैल्यूड इन करेंसी अदर देन द कंट्रीज ओन। गोल्ड रिजर्व रखता है आरबीआई, स्पेशल ड्राइंग राइट्स रखता है जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पैसा कुछ रखता है, यूएस डॉलर, यूरो, जापान की, चाइना की, सबकी रखता है, समझ रहे हो, सारी मेजर करेंसी रखता है। और इसमें ही रिजर्व ट्रैंक की पोजीशन भी रखता है कि जितने भी मेंबर है ना, इट इज़ इक्वल टू द मेंबर्स कोटा लेस देन IMF की जितने भी मेंबर हैं उनके अकाउंट का जो पैसा होल्डिंग होता है उससे कुछ लेस आपको रखना होता है, उसको रिजर्व ट्रैंक के पोजीशन कहते हैं। ठीक है, और की ड्राइविंग फैक्टर क्या होते हैं बिहाइंड योर रिजर्व, एक FDI है, रेमिटेंसेस जो बाहर से आ रहे हैं, सारा का सारा पैसा जो है वो आरबीआई के पास होता है। किसी भी देश में फॉरेक्स रिजर्व होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ज़रूरत इसलिए होती है कि आप क्राइसिस के समय पे आप मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी घटना एक्सटर्नली कल घट जाए, समझ रहे हो। तो इसके लिए कोई लिक्विडिटी क्राइसिस या शॉक ना लग जाए आपकी कंट्री को, इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व्स का होना आपकी ज़रूरत है। आपकी फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट अगर आप करते हो तो आपको उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी।
आपके इन्वेस्टर को पता अगर है ना कि आपके पास रिजर्व्स हैं, तो आपकी मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको पता होगा यार यहाँ आप सुरक्षित है, आप स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। इससे आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपनी कैपेसिटी इन्हेंस करते हो इंटरवीन करने की। इतना फ़ायदा होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अपने पास रखने का। जो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी UPI 123 एंड UPI लाइट। ये कह रहा है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस को इनकरेज करने के लिए RBI ने ट्रांजैक्शन लिमिट्स को UPI 123 पे और UPI लाइट पे इन्हांस करा है। कह रहा है UPI 123 जो पे था वो 2022 में आया। इसमें फ़ोन यूज़र्स के पास होता ही है, 12 भाषाओं में है ये, और टेक्नोलॉजी में IVR नंबर होता है, ऐप फंक्शनैलिटी है, तो आप मिस कॉल मारो तब भी चलता है। RBI ने इसकी ट्रांजैक्शन 5,000 से 10,000 कर दी है। UPI लाइट के साथ क्या किया है, इसमें लो वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए UPI पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो RBI ने क्या करा, इसकी लिमिट को 1000 से मतलब 500 से 1000 कर दिया है, और जो इसकी वॉलेट लिमिट है उसको 2000 से 5000 कर दिया है। तो ये आपको लिमिट्स का ज़रूर पता होना चाहिए। अब इसमें हम चलते हैं केयर एज रिलीज इट्स इनॉग्रल सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में। केयर एज ने ये इनॉग्रल रिपोर्ट निकाली है जिसमें 39 ग्लोबल इकोनॉमीज को कवर किया है। केयर एज बेसिकली एक पहली ऐसी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो ग्लोबल रेटिंग स्पेस में एंटर हो चुकी है, इंक्लूडिंग सॉवरेन रेटिंग्स। इसने क्या साइन करा है, इसने AAA रेटिंग दी है जर्मनी, नीदरलैंड और सिंगापुर, स्वीडन को। इंडिया को इसने BBB+ साइड करा है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी और फोकस करने को बोला है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे। इंडिया जनरली जो डेब्ट टू GDP रेशो है हमारा, वो इन्होंने कहा है कि 80 से 78% हुआ है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? देखो, क्रेडिट रेटिंग जो है ना एक फॉरवर्ड लुकिंग ओपिनियन है, यानी आप चेक करते हो आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना है, यानी आप कितना पैसा बोरो कर सकते हो, आपकी क्रेडिट वर्थनेस को दिखाता है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल लो, आपकी आज सैलरी 1.5 लाख रुपए है, ठीक है, और आपको 1 करोड़ का घर पसंद आया है, तो अभी आपको लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए आएगी अभी 1.5 लाख की सैलरी में 1 करोड़ घर खरीदने में, उसका ये पंगा पड़ेगा कि उसकी EMI ही बहुत ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि आपको डाउन पेमेंट ही देनी पड़ जाएगी। 1 करोड़ का लगा लो, अगर 20% भी जाता है तो 20 लाख तो आपको वैसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपकी सैलरी इसी में 10 लाख हो जाती है तो बड़े आराम से आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ का घर ले सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपकी ना इनकम आपका बताता है कि आप कितना लोन बोरो कर सकते हो, समझ रहे हो? तो ऐसे ही जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो कंट्रीज़ का असेस करके बताती है कि इनके पास कितनी एबिलिटी है डेट ऑब्लिगेशंस को मीट करने की। तो SCR बेसिकली क्या करता है, ग्लोबल कैपिटल मार्केट से बोरो करता है लो कॉस्ट में, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और यहाँ पे 3 US रेटिंग एजेंसी भी है, S&P है, मूडी है, फिच है, ये सारे इस पर काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और बस इश्यूज थोड़े से इसमें डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपसे। SCR रेटिंग के ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इनके कैप्चर ठीक से नहीं होते हैं, ग्लोबल वेस में बोला जाता है कि बहुत बायस रहते हैं लोग इंडिया से स्पेशली। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम, जो लॉन्च हुआ है। इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में। जो ग्लोबल फैमिली फोरम है ये सेलिब्रेट करता है एसेंशियल रोल ऑफ फैमिली फार्मर्स, ताकि सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम बिल्ड हो पाए, इम्पैक्ट जो है टैकल हो पाए क्लाइमेट क्राइसिस का। तो ग्लोबल जो आपका फैमिली फार्मिंग फोरम है, इसने हाफ वे कॉम्पिटिशन को मार्क किया है। यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग डिक्लेयर किसने किया था? ये UNGA इसको करता है। सर्व्ड एज अ फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज टू डेवलप पब्लिक पॉलिसीज। अब फैमिली फार्मिंग होती क्या है, ध्यान से समझना। देखो, एक ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर करना, फॉरेस्ट्री करना, फिशरी करना, पेस्टोरल एग्रोकल्चर प्रोडक्शन करना, और ये सब काम कौन कर रहा है? परिवार ही कर रहा है। मतलब सारी लेबर कहाँ की है? वुमेन मैन कहाँ के हैं? परिवार के हैं, फैमिली लेबर है। फैमिली फार्मिंग के फ़ायदे ये होते हैं कि इससे फूड की सिक्योरिटी बनी रहती है।
अगर 550 मिलियन फर्म्स वर्ल्ड वाइड हैं तो आपकी बैकबोन बन गई फूड प्रोडक्शन की। 70 से 80% जो वर्ल्ड का फूड वैल्यू टर्म्स में आपके पास आ जाएगा। और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आएगी। फैमिली फार्मिंग अगर लो और जो मिडिल इनकम कंट्री है वो करती हैं तो उससे उनकी डाइवर्सिटी, फूड में न्यूट्रिशन ये सब बढ़ेगा। क्रॉप की बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा। और सस्टेनेबल प्रैक्टिस अगर फैमिली करती है, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करती है, एक्सटर्नल इनपुट्स को मिनिमल करती है, सॉइल हेल्थ को अच्छा करती है, तो वो फ़ायदा है। अब लेकिन चैलेंजेस तो है ही फैमिली फार्मिंग में। भाई फाइनेंशियल बैरियर बन जाएगा, सारे ही लोग एग्रीकल्चर इन सब चीज़ों में लग जाएंगे तो फिर भैया देखो, है तो ये सारे ही काम आप लगा लो ना, ये तो मौसमी काम है। बात समझ रहे हो आप? बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस मिले और फाइनेंशियल बैरियर, हर रोज़ पैसा आता रहे, देखो एक फिक्स सैलरी आना बहुत ज़रूरी है आपके घर में, वो प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। फिर एक्सेस टू असिस्टेंस में प्रॉब्लम है। जेनेटिक्स एंड नॉलेज ना होना, फिर क्या करोगे आप? लैंड की फ्रेगमेंटेशन को कैसे दूर करोगे? मार्केट का एक्सेस ना हुआ तो? और क्लाइमेट का कुछ पता है कब क्या हो जाए, वो भी इस युग में जहाँ हमें पता ही नहीं होता कब क्या क्लाइमेट के साथ हो। और लैक ऑफ जनरेशनल सक्सेशन सपोर्ट अगर नहीं मिला तो मान लो आपकी आज पीढ़ी कर रही है, कल की पीढ़ी कहते जी हमें करना ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं है इस एग्रीकल्चर से। तो यहीं पे वो कह रहा है कि इन द रिलेटेड न्यूज़ ऑन द साइडलाइन ऑफ आपका जो WFF है वो क्या कह रहा है, बड़ी अच्छी बात कह रहा है ये। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो आपका WFF है वो साफ साफ कह रहा है कि देखो जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर वाटर स्कार्सिटी एंड एग्रीकल्चर जो देख रहे हो, सारी चीज़ें को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्ल्ड फूड फोरम जो होता है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि आप जो है ना ये ध्यान रखो, चाहे आपका मामला वर्ल्ड फूड के लेकर है, वाटर स्कार्सिटी को लेकर है, दोनों तरफ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर वसाग इनिशिएटिव लॉन्च हुआ मार्केट 2016 में, ताकि ऐसी कंट्रीज़ को एड्रेस किया जा सके जिनमें पानी की बहुत भारी कमी है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन पॉलिसीज़ का कि आपको ना रिस्पॉन्सिबल तरीके से चीज़ें डील करनी आ जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2024 रिलीज़ किया गया है। और CRI को रिलीज़ कौन करता है? ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। इसने क्या किया है? असेसमेंट किया है 164 कंट्रीज़ का, और ये भी देखा है कि कैसे रीजन्स जो हैं वो इनइक्वालिटी को फाइट करते हैं। ऐसे ही जो इसमें SDG 10 होता है ना हमारा, उसका काम है रिड्यूस करना इनइक्वालिटी को। ये क्या करता है? 3 पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस को असेस करता है। पब्लिक सर्विसेज स्पेंडिंग, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, लेबर राइट्स एंड वेजेस को। रैंकिंग कैसे इसमें डिसाइड की जाती है? तो जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, जैसे नॉर्वे है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो याद टॉप परफॉर्मर्स। वर्स्ट परफॉर्मर्स कौन से हैं? साउथ सुडान है, नाइजीरिया है, ये बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रहे हैं। भारत के भी क्या हाल है? भारत के भी हाल कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि रैंक 127 आई है। हमसे बेहतर नेपाल और श्रीलंका कर रहे हैं। नेपाल की रैंक 115, श्रीलंका की रैंक 118। कह रहा है इससे पता चल रहा है बहुत इनइक्वालिटी है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टेरिबल हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि खाने के दाम बढ़ गए हैं, हंगरनेस बढ़ रहा है, और बिलियनियर्स का एक तरफ से लास्ट डिकेड्स में डबल पैसा होता जा रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट है, डेट क्राइसिस है, क्लाइमेट शॉक लगा पड़ा है, कई लोगों के पास तो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल प्रोटेक्शन की इतनी कमी, और कई लोगों के पास इतना पैसा है, बेशुमार पैसा है। कह रहा है इतनी इनइक्वालिटी, तो कह रहा है ऐसी रिकमेंडेशन देने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या करें कि इनइक्वालिटी रिड्यूस हो। तो पुट इन प्लेस रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड नेशनल इनइक्वालिटी रिडक्शन प्लान। सभी कंट्रीज़ को बोला है कि हेल्थ बजट को आप इंश्योर करो कि एटलीस्ट 15% टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, ये सब ठीक हो पाए। अब कौन कौन से मेजर्स लेने हैं इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए? तो जॉब क्रिएशन करना है, MG नरेगा, PM जनधन योजना, फिनेंशियल इंक्लूजन है, एजुकेशन स्किलिंग, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, दूसरे स्टार्टअप, ये सारे के सारे इस पे तुल गए हैं कि इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑल इंडिया रूरल फिनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22। इसको किसने रिलीज़ करा है? नाबार्ड ने रिलीज़ करा है। ठीक है, 2016-17 में नेशनल लेवल सर्वे है।
कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देगा ये रूरल पॉपुलेशन का, लाइवलीहुड का क्या स्टेटस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का लेवल क्या है। ये इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर बता रहा है रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो देखा जा रहा है इस सर्वे द्वारा कि एवरेज मंथली इनकम इनकी बढ़ी है, लेकिन कंजम्पशन बास्केट डिक्रीज हुई है। किसान क्रेडिट क्या यूज़ कर रहे हैं? हाँ, इफेक्टिव है, लोग यूज़ भी करते हैं। लैंड होल्डिंग डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो देख लो आप, लैंड होल्डिंग डिक्लाइन हो रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है। तो ये डेटा आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जो हाउस होल्ड है वो लोन लेता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, यानी बैंक वगैरह में जाके ले रहा है, किसी ऐसे ही साहूकारों से नहीं ले रहा है, तो ये बड़ा अच्छी बात है। फिर राइज ऑफ हो रहा है रूरल इनकम का, तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी स्कीम है हमारे पास, 5.6 करोड़ हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट में है। राइज हो रहा है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। नाबार्ड जो है बेसिकली, इसको पता है किससे बनाया गया था? रिकमेंडेशन थी बी सीवारमन कमेटी द्वारा। इंडिया का एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, 1982 में आया था, ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट करा पाए। ये सारे के सारे काम कराए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है ऑफशोर एरियाज ऑपरेटिंग राइट रूल्स 2024। रूल्स ने क्या नोटिफाई करा है? ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002, जिसका काम है एक्सप्लोर करना, प्रोडक्शन करना मिनरल्स का स्पेसिफाइड ऑफशोर रीजन्स में। ये बहुत सिग्निफिकेंट है, पूरा प्लान होके करा गया है। फर्स्ट एवर ऑफशोर मिनरल ऑक्शन है 10 ब्लॉक्स का। इस ब्लॉक्स में सैंड है, लाइम मड है, पॉलीमेटेलिक न्यूड्यूल्स हैं, ये सारे के सारे आते हैं। अब देखो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑफशोर एरिया में कुछ राइट्स लेकर आ रही है कि जितने भी ऑफशोर एरिया में मिनरल्स हैं, मिनरल ऑयल के अलावा या हाइड्रोकार्बन स्पेसिफाइड एटॉमिक के अलावा, उन पर एप्लीकेबल ये होगा। क्या होगा? उन पर ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अच्छा, ऑफशोर एरिया समझते हो ना आप क्या होता है? ऑफशोर एरिया का मतलब है वो है लोकेशन जो हमारे होम कंट्री के बाहर होती है। समझ रहे हो? उसको हम ऑफशोर एरिया कहते हैं। जनरली ऑफशोर लोकेशन आइलैंड नेशंस होते हैं। क्या होते हैं? आइलैंड नेशंस होते हैं। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है वो, कि यहाँ पे जो लीज सरेंडर किया जाएगा वो हर 10 साल के बाद किया जाएगा, अगर अनइकोनॉमिक प्रोडक्शन है, मतलब उस फ़ायदा नहीं हो रहा है वहाँ से। प्रोवाइड की जाएगी प्रायोरिटी एक्सेस सरकार को। इस ऑफशोर माइनिंग का सिग्निफिकेंस पता है क्या? इसको डीप सी माइनिंग कहते हैं हम। और डीप सी माइनिंग को रिट्रीवल मिनरल डिपॉजिट डीप सी बेड से निकाला जाता है। इससे मेटल की ज़रूरतें पूरी होंगी। टेरेस्ट्रियल में जो डिपॉजिट डिप्लीट होते जा रहे हैं उससे बहुत हमें निजात मिलेगी। लेकिन चैलेंज है, एनवायरनमेंट को डैमेज करते हो। देखो माइनिंग करना ना यार, देखो अल्टीमेटली आप वहाँ के हैबिटेट को हिला रहे हो, अंडर वाटर नॉइस करते हो आप, तो डैमेज तो करते ही हो आप स्पीशी को। फिशिंग कम्युनिटी पे बड़ा गहरा असर पड़ता है, और R&D बिना टेक्नोलॉजी के करोगे तो जाओगे फिर आप। तो इनिशिएटिव लिए गए ऑफशोर माइनिंग के भी, इसके लिए एक्ट्स तैयार करे गए हैं। इन एक्ट्स के तहत ही ऑफशोर माइनिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अभी हम, जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च करा है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन। ठीक है, डेवलप कौन करता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। कैसे करती है? इसका एम है बेसिकली, पता है क्या एम है इसका? कि हम ना 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अपना नेटवर्क, इंटर रीजनल ट्रांसमिशन एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह जैसे ग्रीन अमोनिया वगैरह है ना, उसको लेकर आएंगे। नेपाल, भूटान, इन सब कंट्रीज़ को अपने साथ इंटरकनेक्ट करेंगे। लेकिन इंडिया का इस ट्रांसमिशन मिशन में इशू पता है क्या है? ट्रांसमिशन लॉस और रिन्यूएबल सोर्स में अगर कुछ इशू आ गया तो क्या करोगे? टेक्नोलॉजी का आपके साथ दिक्कत चल ही रही है। फिर साइबर सिक्योरिटी का इशू। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यहाँ पता है क्या काम करती है? इसका काम है रिपील करना इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सप्लाई एक्ट को जैसे रिपील करा, इसमें कई सारे मेंबर बैठते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे एडवाइस देती है ये। कोई भी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है इस पर एडवाइस करती है ये। अच्छा, उसके बाद हमारे ना हैंड इन हैंड इनिशिएटिव हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हैंड टू हैंड नहीं, हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम बनाई है।
2019 में लॉन्च किया था ये। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनली लीड जो आपके एम्बिशियस प्रोग्राम होते हैं ना एग्री फूड सिस्टम को अच्छा करना। इससे क्या होता है? पोवर्टी को इरेडिकेट करना चाहता है, जो हमारा SDG गोल 1 है। पोवर्टी को SDG 1, SDG 2, SDG 10 थी हमारा, इससे ख़त्म होएगा। इसीलिए हमने हैंड इन हैंड बनाया है। जो स्पेशल मतलब अचीव कर पाएंगे ना हम जी SDG 1, SDG 2, SDG 10, जो स्पेशल मॉडलिंग और एनालिटिक्स की मदद से। इसमें 72 कंट्रीज़ हैं, इंडिया इसका मेंबर ही नहीं है। अच्छा, नेशनल एग्रीकल्चर कोड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये एक NAC सिमिलर टू नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल इलेक्ट्रिसिकल कोड ये निकाला है। अब ये 2 तरह का पार्ट में होते हैं। फर्स्ट विल कंटेन जनरल प्रिंसिपल्स फॉर ऑल क्रॉप, सेकंड विल डील विद क्रॉप स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जैसे पैडी, वीट, ऑयल सीड्स वगैरह से। ये क्या करता है? सभी को कवर करेगा, एग्रीकल्चर प्रोसेसेस को, क्रॉप सिलेक्शन में, लैंड प्रिपरेशन में। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोड बनाना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स तैयार करना, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड तैयार करना फॉर फार्मिंग कम्युनिटी, और हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर को एड्रेस करने के लिए ये तैयार कोड किया गया है। अच्छा, इसी में प्लैटिनम जुबली है किसकी? सेंट्रल सिल्क बोर्ड की, जो सेलिब्रेट की गई स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी ये 1948 में एक एक्ट द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर, बेंगलुरु में है। ये एडवाइस करती है सभी गवर्नमेंट को सेरिकल्चर सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड। और भारत में चूंकि सेकंड हम सिल्क प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में, और 42% हमारे देश से ही ग्लोबल प्रोडक्शन जाता है। याद रखो, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में सिल्क का प्रोडक्शन होता है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। एंड सिल्क प्रोड्यूस मरबेरी, एरी, तसर, मुगा इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इज हम सफ़र पॉलिसी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने लॉन्च किया है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, ताकि कम्यूटर्स जो है वो स्टैंडर्डाइज, वेल मेंटेन, हाइजीनिक फैसिलिटी नेशनल हाईवेज पे दे पाएँ। रजिस्टर्ड करना अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को, वेवर देना रिन्यूअल फीस का, रिलायबल पैसेंजर्स लेकर आना, तो उसी को हम सफ़र पॉलिसी कह रहे हैं। पैसेंजर्स के लिए किया जा रहा है ये। क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसमें हम चाहते हैं कि हमारा क्रूज जो टूरिज़्म है वो क्या हो जाए, वो ग्लोबल हब बन जाए। लीडिंग ग्लोबल क्रूज डेस्टिनेशन बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। डबल क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन 5 years बाय 2029 बढ़ता चला जाए। इसे फेज़ में लाया जा रहा है, फेज़ नंबर 1, 2, 3। तो फोकस विल बी ऑन फॉर्मिंग क्रूज अलाइंसेस, फिर उसके बाद न्यू क्रूज टर्मिनल्स, फिर उसके बाद जितने भी क्रूज सर्किट्स हैं। 3 क्रूज सेगमेंट्स हैं बेसिकली, जिसमें ओशन क्रूजेज़ हैं, डीप सी एंड कोस्टल क्रूजेज़ हैं, रिवर वाला है, आइलैंड वाला है। तो 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं इसमें। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल का काम करना, ऑपरेशन इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ये सारे के सारे स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं। और हमारा पूरा सपना है कि हम क्रूज टूरिज़्म में आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। आज की लास्ट आर्टिकल हमारे पास शॉर्ट है, वो है जे मोरा प्रोजेक्ट। कहाँ के लिए है? जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि मिलिटेंट ने इस पर अटैक किया था। जी मोर प्रोजेक्ट क्या है? 6.4 किलोमीटर का टनल है श्रीनगर से सोनामार्ग हाईवे पर। 8,500 फीट का इसका एल्टीट्यूड है। सब जगह वेदर कनेक्टिविटीज़ पे चलती है। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सोनामार्ग। इसका नाम पता है जेड क्यों पड़ा? क्योंकि जेड शेप्ड का रोड स्ट्रेच है कंस्ट्रक्शन लोकेशन पे। वेरी स्ट्रेटेजिक जोजिला टनल प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, श्रीनगर से लद्दाख वाला। ये श्रीनगर, द्रास, कारगिल को, ले रीजन सबको कनेक्ट करता है। आर्मी रिलायंस ऑन एयर ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल वेदर कनेक्टिविटी, इससे आर्मी रिलायंस ऑन एयर ट्रांसपोर्ट जो थी वो ख़त्म हुई। इतना इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, प्लीज़ याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लेट्स डिस्कस दी MCQ पार्ट। दिस इज़ योर MCQ पार्ट। और आंसर्स देखो दिए हुए हैं, PDF भी मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चन ही आप नहीं सॉल्व करोगे, ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बी बिजनेस रेडी इंडेक्स। आई हैव टोल्ड यू द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, तो वो आपको देखना है अगर आपने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट लिंक्स इंसेंटिव से है। नेक्स्ट आपका PM गति शक्ति प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉज करते जाइए, आंसर करते जाइए। कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, कितने सही हैं आपके, चेक करेंगे आप। और अगर नहीं करोगे ना, आप नहीं करके क्वेश्चन दिखाओगे, आई एम टेलिंग यू, मैं आंसर देने बंद कर दूँगी आपको। फिर आप अपने आप करते रहना आंसर। फिर मैं आपको वो वाली PDF में दूंगी जो PDF आपके टेलीग्राम लिंक पे जाएगी। उसमें भी तब जब आप करोगे काम नहीं करोगे तो फिर आपको यहाँ से भी एफर्ट नहीं मिलेंगे।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 7th क्वेश्चन से रिलेटेड है ये। और 8th क्वेश्चन में नेशनल एडिबल ऑन ऑयल, पाम ऑयल वाला क्वेश्चन था हमारा, वो है। फिर यहाँ पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन करते जाइए। 10th क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू हम सफ़र पॉलिसी से रिलेटेड है, वो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये आंसर्स हैं, ठीक है। कल देखो, अगर आपने आज से आंसर देने नहीं शुरू किए तो फिर आप मुझसे आंसर नहीं एक्सपेक्ट करोगे, आंसर दिखाऊंगी नहीं फिर मैं, ठीक है, क्योंकि फिर आप करते ही नहीं हो, फिर मुझे तो मोटिवेशन ही नहीं मिलता ना कि आप पढ़ते लिखते भी हो या सिर्फ सुन के ऐसे निकल जाते हो, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू